नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र है। हम एक दो कणों का निकाय लेंगे और उस निकाय को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखेंगे। फिर हम उस दोनों कणों के निकाय के जो द्रव्यमान केंद्र है उसका स्थिति सदिश, उस द्रव्यमान केंद्र का वेग और एक्सेलरेशन यहां पर फाइंड आउट करेंगे। देखिए दोस्तों, हम यहां पर एक निकाय ले रहे हैं और उस निकाय को हम कार्तीय निर्देश तंत्र में रख रहे हैं। ये हमारे पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये इसकी एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। और ये तीनों अक्षों का कटान बिंदु मूल बिंदु O, और इस मूल बिंदु O से जो निकाय है और उस निकाय के जो दो द्रव्यमान है, हमने दो कण लिए हैं, वो R1 वेक्टर और R2 वेक्टर दूरियों पर स्थित हैं। उनके विस्थापन सदिश स्थिति सदिश R1 वेक्टर तथा R2 वेक्टर हैं। दोनों को मिलाने वाली रेखा के ऊपर द्रव्यमान केंद्र स्थित होगा। ये हमारे पास में दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा है और इसके ऊपर ही द्रव्यमान केंद्र स्थित होगा। यहां पर जो द्रव्यमान केंद्र है उसको C से या CM से प्रदर्शित कर दें और इस द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति है उसको हम RCM वेक्टर से पुट कर दें। इस RCM वेक्टर की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी है। दोस्तों, एक बार इस टॉपिक को फिर से समझ लीजिए। दोस्तों, हमने द्रव्यमान केंद्र की डेफिनेशन पहले देख ली है कि द्रव्यमान केंद्र किसी निकाय का एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर उसका हम संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित मान सकते हैं तथा सभी बाह्य बल ऐसे मानकर चलते हैं कि वो सारे के सारे बाह्य बल उस बिंदु पर काम करते हैं, अर्थात द्रव्यमान केंद्र पर वो सारे बल बाह्य बल काम करते हैं। यहां पर हमने जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, एक्स वाई जेड एक्सिस है और ये है मूल बिंदु, और इस मूल बिंदु से M1 द्रव्यमान है R1 वेक्टर तथा जो M2 द्रव्यमान है वो है R2 सदिश पर। इन दोनों द्रव्यमानों का जो द्रव्यमान केंद्र है वो इस जगह पर हम इस बिंदु पर कंसीडर कर सकते हैं, जिसका स्थिति सदिश हमने कंसीडर कर लिया RCM वेक्टर। हमें इस RCM वेक्टर की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोस्तों, हम यहां पर जो राशियां लेकर चले हैं उन राशियों को एक बार फिर से सुन लीजिए कि माना दो कणों का एक निकाय है, माना दो कणों का एक निकाय है जिसमें M1 व M2 द्रव्यमान वाले कण रखे हुए हैं, जिनके मूल बिंदु से स्थिति सदिश मूल बिंदु से स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर व R2 वेक्टर है। ये मूल बिंदु से उनकी स्थिति सदिश है। दोस्तों, अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात और सुन लीजिए। हम इन दोनों कणों के निकाय पर बाह्य बल आरोपित करेंगे। इन दोनों कणों पर आंतरिक बल भी लगते हैं। पहला जो कण है वो दूसरे पर बल लगाता है, दूसरा कण पहले पर बल लगाता है, लेकिन दोनों बलों का परिमाण समान, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होने की वजह से एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इसलिए आंतरिक बलों का जो सदिश योग है वो शून्य होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि निकाय पर बाह्य बल ही कुल बल के रूप में काम करेगा, आंतरिक बलों का योग शून्य होगा। वो हम यहां पर नहीं दिखा रहे। दोस्तों, आप चाहें तो एक लाइन इसमें देख सकते हैं कि पहला कण दूसरे पर और दूसरा कण पहले पर आंतरिक बल लगाता है, जो परिमाण में समान और एक दूसरे की विपरीत दिशा में होने के कारण से
एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहां पर मैं पुट कर रहा हूं, पहला कण दूसरे पर, पहला कण दूसरे पर वह दूसरा कण पहले पर, दूसरा कण पहले पर आंतरिक बल लगाते हैं, आंतरिक बल लगाते हैं। मैं यहां पर अब पुट कर देता हूं, पहला कण दूसरे पर, दूसरा कण पहले पर आंतरिक बल लगाते हैं, आंतरिक बल लगाते हैं, जिनका परिमाण समान, जिनका परिमाण समान व दिशा एक दूसरे के, दिशा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण आपस में निरस्त हो जाते हैं, आपस में निरस्त हो जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो आंतरिक बल है उनका जो सदिश योग है वो शून्य होता है, अर्थात अब बाह्य बल ही काम करेगा। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं पहले कण पर बाह्य बल। पहले कण पर बाह्य बल, पहले कण पर जिसका द्रव्यमान m1 है, इस पर बाह्य बल कितना काम कर रहा है, इस बाह्य बल को मैं F1 से लिख दूं। F1 वेक्टर ये हम लिख रहे हैं न्यूटन के दूसरे नियम से, जिसे dp1 वेक्टर बाई dt से पुट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसे हम यदि लिखना चाहें तो ये हमने लिखा है, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, न्यूटन के दूसरे नियम से लिखा है, न्यूटन के द्वितीय नियम से हमने इसको पुट किया है। फिर हम बात करते हैं दूसरे कण पर, दूसरे कण पर बाह्य बल, दूसरे कण पर जो बाह्य बल है वो है F2 वेक्टर इक्वल टू इसी प्रकार से dp2 वेक्टर बाई dt, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है वो बाह्य बल के बराबर होती है, जिसे हमने पहले कण और दूसरे कण पर लगने वाले बाह्य बलों के रूप में दिखाया, इक्वेशन नंबर 1 और 2 पर दिखाया है। द्विकण निकाय पर, द्विकण निकाय पर कार्यरत कुल बल, कार्यरत कुल बल, द्विकण का निकाय है उस पर कार्यरत कुल बल कितना होगा, कुल बल होगा पहले कण पर लगने वाला बल प्लस दूसरे कण पर लगने वाला बल। समीकरण 1 और 2 को हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 1 व 2 को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर यहां से हमारे पास में F वेक्टर इक्वल टू dp1 बाई dt प्लस में आ जाएगा हमारे पास में dp2 वेक्टर बाई dt। और देखिए दोस्तों, हम जो संवेग होता है उसको द्रव्यमान इंटू वेग से पुट कर सकते हैं। पहले कण की जो वेलोसिटी है या वो हम v1 कंसीडर कर लें तो हमारे पास में ये जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, या इसे हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, F वेक्टर इक्वल टू डी बाई डी टी, दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास में रह गया p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर बराबर डी बाई डी टी
देखिए इसे हम m1 v1 वेक्टर प्लस में m2 v2 वेक्टर से पुट कर सकते हैं। m1 v1 प्लस m2 v2 से इसको लिखा जा सकता है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों हम इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं, f वेक्टर इक्वल टू d बाई डी टी, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं m1 एजडीज रह गया v1, जो वेग होता है उसको हम स्थिति में परिवर्तन की दर से पुट कर सकते हैं। तो पहले कण का जो वेग है वो पहले कण की स्थिति में परिवर्तन से पुट कर देंगे। तो पहले कण की स्थिति में परिवर्तन की दर हो जाएगी r1 वेक्टर बाई डी टी, दूसरे कण के लिए हो जाएगा m2 dr2 वेक्टर बाई डी टी। यहां से भी आप देखेंगे d बाई डी टी यदि दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम, तो एक d बाई डी टी पहले से ही पड़ा था, एक d बाई डी टी और बाहर निकल जाएगा, एक d बाई डी टी और बाहर निकल गया। अंदर हमारे पास में यहां पर आ गया m1 इंटू r1, m1 इंटू r1 वेक्टर प्लस m2 इंटू r2 वेक्टर, ये हमारे पास में रह गया। दोस्तों इस d बाई डी टी को जब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो d2 बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा। उसका अर्थ होता है कि t के रेस्पेक्ट 2 बार अवकलन। देखिए समझेंगे कैसे, f वेक्टर बराबर d2 बाई डी टी स्क्वायर और इसे हम m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, ये हमारे पास में आ गया है दोस्तों। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस d2 बाई डी टी स्क्वायर का मतलब है कि 2 बार हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और वो भी t के रेस्पेक्ट कर रहे हैं इस वाली राशि का। तो यहां पर t के रेस्पेक्ट 2 बार इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब इस इक्वेशन को हम m1 प्लस m2 से अंश और हर में गुणा कर देंगे और वो भी इसकी जो राइट हैंड साइड है उसमें ही हम करेंगे। तो इसके दाएं पक्ष में m1 प्लस m2 से ऊपर नीचे गुणा करने पर, अंश और हर्ष में इसको गुणा करने पर, तो दाएं पक्ष में अंश व हर को m1 प्लस m2 से गुणा करने पर f वेक्टर जो अंश में गुणा कर रहा हूं वो मैं यहां पर लिख रहा हूं m1 प्लस m2 d2 बाई डी टी स्क्वायर के अंदर जो राशि पड़ी है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, इससे हर में मैं गुणा कर देता हूं m1 प्लस m2 को। यहां पर ये वाली जो राशि है इसको हम RCM वेक्टर पुट कर देंगे, इसको हम कैपिटल M पुट कर देंगे जो कि दोनों कणों के निकाय का द्रव्यमान से लिखा जाएगा। तो f वेक्टर बराबर हम इसको लिख देंगे m d2 बाई डी टी स्क्वायर और इसको हम RCM वेक्टर पुट कर देंगे। अब यहां पर आप समझ लेंगे कि जहां जो कैपिटल M है वो है m1 प्लस m2 और जिसे हम द्विकर्ण निकाय का कुल द्रव्यमान कहेंगे। द्विकर्ण निकाय का कुल द्रव्यमान मतलब दोनों कणों का द्रव्यमान है m1 प्लस m2 जिसको हमने कैपिटल M से लिखा है। तथा जो RCM वेक्टर है वो क्या है दोस्तों, RCM वेक्टर इक्वल टू ये है हमारे पास में m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, इस तरीके से इसको पुट कर देंगे। यह है द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश कहलाता है। इसको हम RCM वेक्टर से पुट कर रहे हैं
तो दोस्तों यहां तक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पास में द्विकर्णीय निकाय है उसके द्रव्यमान केंद्र का जो स्थिति सदिश है आरसीएम वेक्टर लिखा जाता है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 वेक्टर से। अब हम यदि बात करें कि जो द्विकर्णीय निकाय है उस द्विकर्णीय निकाय का वेग कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, तो हम इस इक्वेशन को इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और समीकरण 3 को हम t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों इसे हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 और उपरोक्त समीकरण को हम t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दें, यदि हम इसका अवकलन कर दें तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए उपरोक्त समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के रेस्पेक्ट यदि हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो आरसीएम वेक्टर बाई dt बराबर। अब दोस्तों यहां पर आप देखेंगे यदि हम इधर से भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो जो द्रव्यमान है वो चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान यहां पर m1 m2 कांस्टेंट है, बट r1 वेक्टर व r2 वेक्टर जो स्थिति सदिश है वो t के रेस्पेक्ट बदलेंगे। तो यहां से हम एक बार इसको इस तरीके से पुट कर दें, d बाई dt m1 r1 वेक्टर फिर प्लस में m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि इस d बाई dt को अंदर ले जाइए, इस r1 वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दीजिए, इधर से r2 वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों हमारे पास में क्या निकल कर आएगा। अब हम यहां से इसको डिफरेंशिएट करने के पश्चात अब यहां पर d बाई dt को हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, क्या मिलेगा, देखिए d RCM वेक्टर बाई dt इज इक्वल टू, इस d बाई dt को इस पर अप्लाई कर देते हैं, बट्टे में m1 प्लस m2 तो एज डीज पढ़ाई है, m1 पहले पद में से कॉमन आ गया, इसे dr वेक्टर को डिफरेंशिएट हमने कर दिया, फिर प्लस में m2 dr2 वेक्टर बाई dt, ये हमारे पास में आ चुका है दोस्तों। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो dr1 वेक्टर बाई dt है इसको हम पहले कण के वेग v1 वेक्टर से पुट कर सकते हैं, इसी प्रकार से dr2 वेक्टर बाई dt है इसको हम दूसरे कण के वेग v2 वेक्टर से पुट कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि जो द्रव्यमान केंद्र है उसकी स्थिति में परिवर्तन, द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन को हम VCM वेक्टर से पुट करेंगे। ये है VCM है द्रव्यमान केंद्र का वेग, द्रव्यमान केंद्र का वेग, द्रव्यमान केंद्र के वेग को हम VCM वेक्टर से पुट करेंगे। तो हमारे पास में VCM वेक्टर बराबर क्या निकल कर आएगा, यहां से देखिए दोस्तों m1 इसको हम पुट कर रहे हैं v1 वेक्टर, इसे हम पुट कर रहे हैं m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास में आ गया द्विकर्णीय निकाय, जो हमने लिया है उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग। यह है द्विकर्णीय निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग, द्विकर्णीय निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग, द्रव्यमान केंद्र का वेग। अब यदि आप लोगों को इसका एक्सेलरेशन ज्ञात करना है, तो इसको फिर से t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या मिलेगा, उपरोक्त समीकरण का t के सापेक्ष
टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर इसको हम टी के रेस्पेक्ट फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, VCM वेक्टर डी VCM वेक्टर बाई डी टी बराबर, यहां से भी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो M1 डी V1 वेक्टर बाई डी टी प्लस M2 डी V2 वेक्टर बाई डी टी अपॉन M1 प्लस M2 हमारे पास में पड़ा रहेगा। बराबर में देखिए दोस्तों क्या निकल कर आएगा, M1 डी V1 वेक्टर बाई डी टी, यह है समय के रेस्पेक्ट वेग में परिवर्तन की दर, पहले कण के वेग में परिवर्तन की दर को हम पहले कण के एक्सेलरेशन से पुट करेंगे। इसी तरीके से ये A2 हमारे पास में आ जाएगा अपॉन M1 प्लस M2 हमारे पास में निकल कर आएगा। DVCM को हम ACM वेक्टर पुट कर देंगे, पहले कण जो द्रव्यमान के अंदर है उसका एक्सेलरेशन ACM वेक्टर बराबर लिखा जाएगा M1 A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2। तो दोस्तों ये है हमारे पास में द्विकणीय निकाय के द्रव्यमान के अंदर का एक्सेलरेशन। दोस्तों इसमें हम एक स्पेशल कंडीशन लेकर चलेंगे, विशेष स्थिति लेकर चलेंगे, और वो विशेष स्थिति है कि यदि द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर स्थित होता है, द्रव्यमान केंद्र कहां पर मौजूद होता है दोस्तों, मूल बिंदु पर स्थित होता है, तो उस स्थिति के अंदर हमारे पास में एक रिजल्ट निकलेगा कि यदि द्रव्यमान के अंदर मूल बिंदु पर स्थित होता है तो RCM वेक्टर 0 आ जाएगा। ये वाला जो पद है वो इधर 0 से मल्टीपल होगा, M1 इंटू R1 वेक्टर प्लस M2 इंटू R2 वेक्टर 0 के इक्वल आ जाएगा। तो पहले कण का द्रव्यमान आघूर्ण, दूसरे कण का द्रव्यमान आघूर्ण, उनका योग 0 होता है। और जब हमने द्रव्यमान केंद्र की डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें हमने बताया कि द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिसके रेस्पेक्ट द्रव्यमान आघूर्णों का योग 0 होता है। देखिए दोस्तों जो स्थिति है उसको आप समझ लेंगे, एक बार यहां तक देख लीजिए, मैं स्थिति अब यहां पर पुट करूंगा। तो देखिए दोस्तों जो स्थिति है देखिए हम ले रहे हैं विशेष स्थिति, यदि द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर हो, द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर स्थित हो, मूल बिंदु पर स्थित हो, मूल बिंदु पर स्थित हो, इसका अर्थ क्या है कि RCM वेक्टर बराबर 0। RCM वेक्टर कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब ये RCM वेक्टर 0 हो जाएगा तो समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से आप देखेंगे कि M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 वेक्टर इक्वल टू 0। यहां से ये 0 में चला जाएगा, हमारे पास में रिजल्ट आ गया M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में रिजल्ट आ गया इस विशेष स्थिति में। इसका मतलब हो गया कि पहले कण का द्रव्यमान आघूर्ण प्लस दूसरे कण के द्रव्यमान आघूर्ण का योग 0 होता है। हमने द्रव्यमान केंद्र की डेफिनेशन में भी ये देखा था कि द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जिसके रेस्पेक्ट सभी कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग 0 होता है। और यहां पर द्विकणीय निकाय में भी हमने देख लिया कि द्रव्यमान केंद्र के रेस्पेक्ट दोनों कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का योग 0 होता है। यदि द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर हैं तो उनका द्रव्यमान आघूर्ण M1 R1 प्लस M2 इंटू R2 वेक्टर होगा, इसका योग 0 होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा दो कणों का निकाय, द्विकणीय निकाय, और उसके द्रव्यमान के अंदर की स्थिति देखी, वेग देखा, एक्सेलरेशन देखा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला जो वीडियो हमारा आएगा वो आएगा बहुकणीय निकाय। दो कणों के स्थान पर हम n कणों का एक सिस्टम लेंगे और उस n कणों के सिस्टम में सारी चीजें यही देखने वाले हैं। RCM वेक्टर क्या होगा, VCM वेक्टर क्या होगा और ACM वेक्टर क्या होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।